श्योंग गी-हुन अपने छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहता है। उसके सर पे बहुत सा लोन है और उसे जुआ खेलने की भी आदत है, जिस कारण दिन पर दिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन और बुरी होती जा रही है। एक दिन ब्रेकफास्ट करते वक्त जी-हुन की माँ उसे थोड़े पैसे देती है ताकि वो अपनी बेटी गियोंग को उसके बर्थडे के दिन एक अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करा सके। जी-हुन की एक्स वाइफ एक बहुत ही अमीर आदमी के साथ मैरिड है और वो उनकी बेटी को ज़्यादातर जी-हुन से दूर ही रखती है। इसलिए जी-हुन उसके बर्थडे पे उसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो अपनी माँ से थोड़े और पैसे मांग लेता है ताकि वो अपनी बेटी के लिए गिफ्ट भी खरीद सके। पहले तो वो कहती है कि उसके पास इतने पैसे बचे ही नहीं है, लेकिन अपनी ग्रैंड डॉटर के बारे में सोच के वो थोड़े और पैसे गी-हुन को दे देती है। उसके बाहर जाते ही गी-हुन अपनी माँ का डेबिट कार्ड चुरा लेता है और अपने जुआरी फ्रेंड के साथ एटीएम से पैसे निकाल लेता है। वो लोग फिर रेस में दौड़ने वाले घोड़ों पे पैसे लगाने लगते हैं, लेकिन आज उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है। वो दोनों अपने ज़्यादातर पैसे डुबाने के बाद भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एकदम आखिर में जाके गी-हुन फाइनली बहुत से पैसे जीत जाता है। गी-हुन इतना खुश है कि वो कैश काउंटर में काम कर रही लेडी को टिप भी देता है। फिर वो बाहर अपनी जीत सेलिब्रेट करने के लिए चले जाता है। तभी गी-हुन नोटिस करता है कि कुछ लोग बड़े गुस्से में उसकी ओर बढ़ रहे हैं। ये वही लोग हैं जिससे गी-हुन ने बहुत से पैसे उधार लिए थे। उसे डर है कि वो लोग जुए में जीते पैसे उससे छीन लेंगे, इसलिए वो फिर से बिल्डिंग के अंदर भागने लगता है और तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है। गुंडे भी कुछ देर बाद ही उसे पकड़ ही लेते हैं और पैसे ना लौटाने पे उसे मार देने की धमकी देते हैं। डरा हुआ गी-हुन अभी जीते पैसे उन गुंडों को देखिए अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है उसे पता चलता है कि वो तो पूरी तरह खाली है। अब जाके उसे रियलाइज़ होता है कि जिस लड़की से वो कुछ देर पहले टकराया था उसने गी-हुन के सारे पैसे चुरा लिए हैं। लेकिन गुंडों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो गी-हुन को पीटने लगते हैं। बहुत देर तक गी-हुन की पिटाई करने के बाद वो गुंडे से ये कहते हैं कि 1 महीने में उनके पैसे लौटा दो, नहीं तो मारे जाओगे। अब गी-हुन के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं, इसलिए वो उस लड़की के पास जाके पैसे वापस ले लेता है जिसे उसने कैश काउंटर पर टिप दिया था। लेकिन उसके पास अब भी अपनी डॉटर के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए वो एक क्लॉ मशीन पे अपनी किस्मत आजमाने की सोचता है। लेकिन यहाँ भी उसके हाथ कुछ नहीं आ रहा। उसके पीछे खड़ा एक बच्चा ये देख गी-हुन की हेल्प करता है और एक ब्लैक बॉक्स जीत भी लेता है। ये देख गी-हुन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उस बच्चे को थैंक यू बोल के वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो अपनी बेटी को एक छोटी से स्टॉल में लेके चले जाता है जहाँ वो दोनों साथ में डिनर एंजॉय करते हैं। गी-हुन अपने फादर के चेहरे की हालत देख के बहुत परेशान होने लगती है, जिसपे गी-हुन ये कहता है कि ये तो सिर्फ मच्छर काटने के निशान है। वो अपनी बेटी को क्लॉ मशीन से मिला हुआ बॉक्स एज ए गिफ्ट दे देता है, बिना ये चेक किए कि उसके अंदर क्या है। उसके अंदर एक गन शेप का लाइटर है जो गी-हुन को बहुत ही अजीब सा लगता है। गी-हुन जल्दी से वो गिफ्ट वापस ले लेता है और अपनी बेटी को प्रॉमिस करता है कि अगले साल वो उसे एक बेटर गिफ्ट देगा। कुछ देर बाद ही वो अपनी बेटी को अपनी एक्स वाइफ के पास ले आता है और उसे गुड बाय कह के वहाँ से निकल जाता है। फिर वो घर वापस जाने के लिए एक ट्रेन स्टेशन में चले जाता है और अपनी ट्रेन के आने का वेट करने लगता है। तभी एक सूट पहना हुआ आदमी उस तक चल के आता है। वो गी-हुन को उसके साथ एक छोटा सा गेम खेलने का ऑफर देता है। इस गेम में जीतने के लिए गी-हुन को एक कार्ड का यूज़ करके दूसरे कार्ड को फ्लिप करना होगा। वो आदमी फिर गी-हुन से कहता है कि अगर वो जीत गया तो वो आदमी उसे 1 लाख रुपए दे देगा, लेकिन अगर वो हार गया तो वो आदमी गी-हुन को ज़ोर से एक थप्पड़ मारेगा। गी-हुन को यह ऑफर बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए वो गेम खेलने के लिए हाँ कह देता है। गेम स्टार्ट हो जाता है और गी-हुन कार्ड को फ्लिप करने की बहुत कोशिश करने लगता है, लेकिन कर नहीं पाता, जिस वजह से उसे काफ़ी थप्पड़ पड़ते हैं। उसका गाल पूरी तरह लाल हो चुका है, पर फिर भी वो रुकता नहीं और आगे मैचेस खेलता रहता है। कुछ देर बाद ही वो एक कार्ड को दूसरा एक कार्ड यूज़ करके फ्लिप कर ही देता है और 1 लाख रुपए जीत जाता है। फिर वो सूट पहना हुआ आदमी गी-हुन को अपना कार्ड देता है जिसमें एक नंबर लिखा हुआ है। फिर वो गी-हुन को ये कह के वहाँ से चले जाता है कि अगर ऐसे और गेम्स खेलना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करना। घर जाते वक्त गी-हुन अपने फ्रेंड सांगवो की माँ से मिलता है। वो अपने बेटे के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लगती है। वो कहती है कि वो अभी अपने बिजनेस ट्रिप के लिए अमेरिका गया हुआ है। रात में गी-हुन और उसकी माँ डिनर कर रहे हैं। तभी वो गी-हुन को बताती है कि उसकी एक्स वाइफ की फैमिली अमेरिका शिफ्ट हो रही है। इसका मतलब ये है कि वो आज के बाद अपनी बेटी से नहीं मिल पाएगा। ये सुन के गी-हुन को बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन वो इस बारे में कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकता क्योंकि उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण उसकी एक्स वाइफ को गी-हुन की फुल कस्टडी मिली हुई है। अपनी बेटी से बिछड़ने का दर्द गी-हुन से सहा नहीं जा रहा है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में उस नंबर पे कॉल कर देता है जो सूट पहने आदमी ने उसे ट्रेन स्टेशन पे दिया था। कुछ देर बाद ही गी-हुन उसे बताए हुए लोकेशन पे पहुंच जाता है। तभी एक वैन वहाँ आके रुकती है और उसे अंदर आने के लिए कहा जाता है। जैसे ही गी-हुन वैन में बैठता है, चारों ओर से गैस निकलने लगती है जिससे वो तुरंत बेहोश हो जाता है। उसकी नींद एक बंक बेड में खुलती है और उसके आसपास के बेड में भी लोग सो रहे हैं। किसी ने उसके कपड़े चेंज कर दिए हैं और उसका पर्सनल सामान वहाँ से गायब है। गी-हुन और उसके आसपास के लोग पूरी तरह कंफ्यूज्ड है।
तभी दिखाया जाता है कि उन सभी लोगों पे कैमरे से नज़र रखी जा रही है। कुछ देर बाद ही गेहूं एक बूढ़े आदमी से मिलता है जिसके जैकेट में 001 नंबर लिखा हुआ है। वहीं गेहूं के जैकेट में 456 लिखा हुआ है। वो बूढ़ा आदमी गेहूं को बताता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और वो इस दुनिया में बस कुछ दिन का ही मेहमान है। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें किसी के लड़ने की आवाज़ आती है। कल जिस लड़की ने गेहूं के पैसे चुरा लिए थे वो एक आदमी के साथ लड़ रही है जो एक गुंडे जैसा दिख रहा है। ये देख गेहूं लड़ाई के बीच कूद जाता है और उस लड़की से अपने पैसे वापस मांगने लगता है। लेकिन तभी रेड सूट और मास्क पहने कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं। वो लोग गेहूं और बाकियों का वेलकम करते हैं और आगे ये अनाउंस करते हैं कि अगले 6 दिन उन सभी को 6 अलग अलग गेम खिलाए जाएंगे और जो भी सारे गेम जीत लेगा वो बहुत सारे पैसे जीत जाएगा। पार्टिसिपेंट्स में सांगवू नाम का एक आदमी भी है जो गेहूं का बचपन का दोस्त है। गेहूं उसे वहाँ देख के पूरी तरह सरप्राइज्ड है क्योंकि सांगवू की माँ ने उसे कहा था कि सांगवू एक बिजनेस ट्रिप पे अमेरिका गया हुआ है। यहाँ पता चलता है कि उसका बिजनेस पूरी तरह डूब गया है और उसके सर पे बहुत सारा लोन है, इसलिए पुलिस से बचने के लिए उसने अपनी माँ को झूठ कहा था। कुछ देर बाद ही ऊपर से एक बहुत बड़ी बॉल जैसी चीज़ नीचे आने लगती है। मास्क पहने स्टाफ के लोग सभी प्लेयर्स को बताते हैं कि जैसे ही वो लोग अपना पहला गेम खेलेंगे वो बॉल पैसों से भर जाएगा। ये सुन के सभी पूरी तरह कन्फ्यूज्ड हैं, लेकिन वो बिना ज़्यादा सोचे गेम खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। उन्हें एक रूल बुक में साइन कराया जाता है जिसमें सिर्फ 3 ही रूल्स हैं। पहला, एक बार गेम स्टार्ट होने के बाद कोई भी प्लेयर बीच में गेम को नहीं छोड़ सकता। दूसरा, अगर कोई भी प्लेयर गेम खेलने से मना करता है तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और तीसरा, अगर सभी प्लेयर्स गेम आगे खेलने से मना कर देते हैं तो गेम को वहीं रोक दिया जाएगा। सभी फॉर्म पे साइन करने लगते हैं और फर्स्ट गेम खेलने के लिए रेडी होने लगते हैं। उनके रूम के बाहर एक भूल भुलैया जैसी जगह बनी हुई है। गेम स्टार्ट होने से पहले सभी प्लेयर्स की फ़ोटो क्लिक की जाती है, फिर उन्हें एक बड़े से ग्राउंड में भेज दिया जाता है जिसके आखिर में एक बहुत बड़ी और डरावनी डॉल रखी हुई है। गेम स्टार्ट होने से पहले गेहूं अपने पुराने फ्रेंड सांगवू से ये पूछता है कि उसने अपनी माँ से झूठ क्यों बोल रखा है कि वो अमेरिका में है। लेकिन तभी गेम को हैंडल करने वाला स्टाफ सभी से स्टार्ट लाइन को क्रॉस करने से मना करता है। वहीं बिल्डिंग के अंदर इन गेम्स को मैनेज करने वाले आदमी को दिखाया जाता है। कुछ देर बाद ही वो मॉनिटर के सामने जाके बैठ जाता है और गेम स्टार्ट होने का वेट करने लगता है। वहीं बाहर सभी प्लेयर्स को बताया जाता है कि सबसे पहले उन्हें रेड लाइट ग्रीन लाइट नाम का गेम खेलना है और उन्हें ये गेम कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 10 मिनट मिलेंगे। जैसे ही वो बड़ी सी डॉल रेड लाइट बोलेगी उन्हें अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलना है और जैसे ही वो ग्रीन लाइट बोलेगी सभी को आगे बढ़ना है। उस डॉल में बहुत से सेंसर्स लगे हुए हैं, अगर उसने किसी भी प्लेयर को हिलते हुए देख लिया तो वो प्लेयर एलिमिनेट हो जाएगा। कुछ देर में ही गेम स्टार्ट होता है और प्लेयर्स भी रूल फॉलो करके आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी डॉल रेड लाइट कहती है और एक प्लेयर थोड़ा हिल जाता है। ऐसा करते ही उसे गोली मार दी जाती है। बाकी प्लेयर्स को अभी तक समझ नहीं आया है कि वो मर चुका है, इसलिए वो फिर से गेम को खेलने लगते हैं। लेकिन बहुत जल्द उन्हें पता चल जाता है कि जो प्लेयर एलिमिनेट हो रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। ये पता चलते ही सभी प्लेयर्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और एक एक करके उन सभी को गोली लगने लगती है। उस ग्राउंड के एंट्रेंस पे बहुत सी डेड बॉडीज जमा हो जाती है और चारों ओर खून ही खून बहने लगता है। बस कुछ ही प्लेयर्स डर के मारे अपनी जगह में खड़े रहते हैं। गेम फिर से स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार जिंदा बचे प्लेयर्स को पता है कि रूल तोड़ने पे उनके साथ क्या हो सकता है। जीहू अभी तक डर के मारे हिल तक नहीं पा रहा है, लेकिन जैसे ही सांगवू से मोटिवेट करता है वो फिर से आगे बढ़ने लगता है। तभी डॉल एकदम से रेड लाइट बोल देती है और जीहू नीचे गिरने लगता है। लेकिन अली नाम का एक आदमी तभी उसे गिरने से और मरने से बचा लेता है। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ने लगता है और भी कई प्लेयर्स मारे जाते हैं, लेकिन आखिर में कुछ लोग फाइनल लाइन को क्रॉस कर ही लेते हैं, जिनमें जीहू भी शामिल है। बाकी जिंदा बचे प्लेयर्स हैं जीहू का दोस्त सांगवू, चोर लड़की सेबियोक, बूढ़ा आदमी इनाम, गुंडा डियोस्कू और अली, वो आदमी जिसने जीहू की जान बचाई थी। तभी ये दिखाया जाता है कि ये गेम सिटी से बहुत दूर एक आइलैंड पे खेला जा रहा है। कुछ देर बाद ही स्टाफ डेड बॉडीज को ग्राउंड से हटा के एक फर्नेस में जलाने लगते हैं। बचे हुए प्लेयर्स को रूम में वापस भेज दिया जाता है, लेकिन वो लोग अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहे जो कुछ देर पहले उनके साथ हुआ। जीहू अली से उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। तभी स्टाफ के लोग वहाँ जाते हैं और सभी प्लेयर्स को फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। 456 में से अब सिर्फ 201 प्लेयर्स ही बचे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि 255 प्लेयर्स की गेम में मौत हो चुकी है। तभी एक लड़की अपने घुटनों पे बैठ के स्टाफ से वहाँ से जाने की परमिशन मांगने लगती है। ये देख बाकी प्लेयर्स भी वहाँ से भाग जाना चाहते हैं, पर स्टाफ उन्हें गेम का दूसरा रूल याद दिलाता है, जिस कारण वो लोग गेम को छोड़ के नहीं जा सकते। बात ना मानने पे वो प्लेयर्स को गोली मार देने की भी धमकी देते हैं। लेकिन तभी सांगवू स्टाफ से गेम के थर्ड रूल के बारे में कहता है, जो ये है कि अगर सभी प्लेयर्स आगे गेम खेलने से मना कर देते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। स्टाफ उसकी बात मान लेता है, लेकिन वोट करने से पहले वो सभी प्लेयर्स को वो प्राइज मनी दिखाते हैं जो वो लोग जीतने वाले हैं।
प्लेयर्स को पहले दिखाई गई प्लास्टिक बॉल धीरे धीरे पैसों से भरने लगती है। स्टाफ सभी प्लेयर्स को बताता है कि जो भी इस गेम को जीतेगा वो 300 करोड़ रुपए अपने साथ घर ले जाएगा। लेकिन अगर वो लोग आगे गेम खेलने से मना कर देते हैं तो मरे हुए प्लेयर्स की फैमिली में ये पैसे बांट दिए जाएंगे और उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इतने सारे पैसे देखते ही प्लेयर्स के मन में लालच बढ़ने लगता है। अब वो लोग जो पहले गेम रोकने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, अब वो सभी गेम को आगे बढ़ने के लिए वोट करने लगते हैं। सबसे आखिर में वोट देने की बारी इनाम की है, जो गेम को आगे नहीं खेलना चाहता, क्योंकि ज़्यादातर लोग घर वापस जाना चाहते हैं। उन सभी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए अपने अपने घर छोड़ दिया जाता है। वहां से जाने से पहले उन्हें यह कहा जाता है कि अगर उनका फिर से गेम खेलने का मन करे तो वो सभी वापस भी आ सकते हैं। कुछ देर बाद ही गेहूं और सेबियोक को सिटी में ले जाके एक वैन के बाहर फेंक दिया जाता है। सांगवू और अली के साथ भी ऐसा ही होता है। वे सभी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अली के पास घर वापस जाने के पैसे नहीं है, इसलिए सांगवू उसे बस के टिकट लेने के पैसे देता है। गेहूं सीधा पुलिस स्टेशन चले जाता है और उन्हें पूरी सच्चाई बता देता है, लेकिन पुलिस को उसकी बात पे थोड़ा भी भरोसा नहीं हो रहा। उन्हें तो लगता है कि गेहूं ने पी रखी है। पुलिस स्टेशन में जुनहो नाम का एक ऑफिसर भी है। गेहूं अपने साथ जो कार लाया था उसे देख जुनहो को कुछ याद आने लगता है। गेहूं फिर अपने घर वापस लौट जाता है, लेकिन उसकी माँ उसे कहीं भी नहीं मिल रही। यहाँ पता चलता है कि गेहूं की माँ को डायबिटीज़ है और जब वो गेम खेल रहा था उसकी माँ के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, जिस कारण पड़ोसियों ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। ये पता चलते ही गेहूं दौड़ के हॉस्पिटल चले जाता है और देखता है कि उसकी माँ के पैर पूरी तरह घाव से भर गए हैं। डॉक्टर उसे बताता है कि सिर्फ सर्जरी से ही उसकी जान बचाई जा सकती है, पर गेहूं के पास इतने पैसे नहीं है। और किसी जगह ऑफिसर जुनहो को उसके भाई की लैंडलॉर्ड से अपने भाई के बारे में बात करते दिखाया जाता है। उसका भाई पिछले 2-3 दिन से कहीं मिल नहीं रहा है, जिस कारण जुनहो की चिंता बढ़ती जा रही है। उसके भाई के घर में भी जुनहो को वही कार्ड मिलता है जो गेहूं अपने साथ पुलिस स्टेशन लेके आया था। जुनहो डिसाइड करता है कि वो गेहूं का पीछा करेगा और उस गेम के बारे में उससे और पूछताछ करेगा, ताकि उसके भाई के बारे में उसे कुछ क्लू मिल सके। इसी बीच सेबियोक अनाथ आश्रम में अपने भाई से मिलने आती है। यहाँ पता चलता है कि वो लड़की नॉर्थ कोरिया से अपनी जान बचा के भाग गई थी, लेकिन उसके पेरेंट्स अभी भी वहीं पे फंसे हुए हैं। वो बहुत से पैसे कमा के अपने माँ बाप को नॉर्थ कोरिया से छुड़ा के वापस लाना चाहती है। वहीं अली एक फैक्ट्री में वर्कर है। वो फैक्ट्री में अपने बॉस से मिलने जाता है। वो पाकिस्तान से कोरिया पैसे कमाने आया था, लेकिन उसके बॉस ने उसे 6 महीने से पैसे नहीं दिए हैं। अली के पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं, इस कारण वो अपनी फैमिली के लिए खाने का अरेंजमेंट तक नहीं कर पा रहा है। उसके बॉस के टेबल पे बहुत सा कैश रखा हुआ है, पर फिर भी वो अली को पैसे देने से मना कर देता है। अली गुस्से में उससे लड़ने लगता है और गलती से उसके हाथ को एक मशीन में डाल देता है। फिर वो वहाँ रखे पैसे उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। घर पहुँचते ही वो अपनी वाइफ को सारे पैसे दे देता है और उसे उनके बच्चे के साथ पाकिस्तान वापस लौट जाने के लिए कहता है। अली अपनी वाइफ को प्रॉमिस करता है कि वो भी कुछ दिन बाद पाकिस्तान लौट आएगा। फिर वो अपनी वाइफ को हक करके वहाँ से निकल जाता है। वही सांगवू अपनी माँ को कॉल करके फिर से ये बताता है कि वो अभी तक अमेरिका में ही है। उसकी माँ उसे ये बोल के फ़ोन काट देती है कि अमेरिका से उसके लिए कोई भी गिफ्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। सांगवू से बात करने के कुछ देर बाद ही पुलिस उसके माँ के पास आके सांगवू के बारे में पूछने लगती है। पुलिस उसे बताती है कि उसके बेटे ने पैसों का बहुत बड़ा घपला किया हुआ है, जिससे उनके सांगवू की माँ पूरी तरह शॉक में है। उसे भरोसा नहीं हो रहा कि उसका बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। उसी वक्त सांगवू के पास फिर से उसी जगह का कार्ड आता है जिसमें एक नंबर लिखा हुआ है। वहीं गेहूं के पास अपनी माँ को बचाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इसलिए वो अपनी एक्स वाइफ के पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन वो गेहूं की हेल्प करने से मना कर देती है। उनके बात करते वक्त गेहूं की एक्स वाइफ का हस्बैंड घर पे आ जाता है। उसे देखते ही गेहूं जल्दी से घर के बाहर चले जाता है। वो फिर गेहूं से बाहर जाके मिलता है और उसे ये कह के बहुत से पैसे देता है कि आज के बाद उसकी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश कभी मत करना। ये सुनते ही गेहूं को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस आदमी को एक मुक्का मार देता है। गेहूं आगे ये भी कहता है कि उसकी बेटी को उससे कभी अलग नहीं कर सकता। तभी गेहूं की बेटी बाहर आके देखती है कि वो उसके स्टेप फादर को पीट रहा है। उसे गेहूं की ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कुछ देर बाद ही गेहूं घर वापस जाने लगता है। उसे लगने लगा है कि वो जिंदगी से बुरी तरह हार चुका है। अपने घर के पास पहुंचते ही वो देखता है कि पुलिस ऑफिसर जुनहो उसका वेट कर रहा है। वो गेहूं से उस कार्ड के बारे में पूछता है, पर गेहूं उसे झूठ कह देता है कि वो कार्ड तो उसे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था और जिस दिन वो पुलिस स्टेशन आया था उस दिन उसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी, इसलिए वो कुछ भी बड़बड़ा रहा था। ऑफिसर घुमा फिरा के गेहूं से सच्चाई निकलवाने की कोशिश करता है, पर गेहूं उसे गेम के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अंदर जाते ही उस गेम का कार्ड गेहूं को उसके दरवाजे में फंसा हुआ मिलता है। वो फिर से कार्ड में दिए हुए नंबर पे कॉल करके उनके बताए हुए जगह पे पहुंच जाता है। गेहूं की तरह सांगवू, इनाम, ड्योक्सू, सेबियोक और अली फिर से गेम में वापस जाने का डिसाइड करते हैं। एपिसोड के एंड में वो सभी एक वैन में एंटर करते हैं और अंदर बैठते ही
फिर से उन्हें एक गैस का यूज़ करके बेहोश कर दिया जाता है।